Hello students, welcome to class 8th and today we are starting a new chapter, that is chapter number 6. The name of the chapter is Colonialism and Urban Change. Colonialism and urban change. In the previous videos we have studied about the revolt of 1857. And now we are starting to study that what is the industrial revolution and what are the industrial change or colonial change in the Indian country. So here we go for this chapter, and in this chapter we will learn about these contents. The first content is industrial revolution and deurbanization. Industrial revolution or deurbanization. Second one is making of New Delhi. Third one is changes occurred during colonial rule. Fourth one is Delhi and life in the time of partition. Next, story of Delhi, and next one is Shahjahanabad. Let's see about the first topic of this chapter. British planning for the Indian cities labored under serious internal contradictions. ब्रिटिशर्स की जो प्लानिंग थी इंडियन सिटीज़ के लिए वो बहुत ही इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस से रिलेटेड थी. बहुत ही सीरियस चेंजेस जो थे ब्रिटिशर्स वो करना चाहते थे इंडियन सिटीज़ में. और एज अ कॉलोनियल पावर ब्रिटेन रूल्ड इंडिया प्राइमरली फॉर इट्स ओन बेनिफिट. ब्रिटेन ने इंडिया पर रूल जो था वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए किया था, फॉर इट्स ओन बेनिफिट एट द सेम टाइम. और उसी समय इट हैड टू redress all usual issues of urban governance. It had to address all the usual issues of urban governance. जितने भी issues थे urban governance के, such as control of space, provision of water, sewerage, roads, street lighting and police. जितने भी addresses थे all the usual issues of urban governance, जितने भी it had to address all the usual issues of urban governance. जितने भी issues थे urban governance यानी कि cities की governance के लिए, water के लिए जैसे water के issues हों, sewerage के, roads के, street lighting के, police के. Naturally enough, the British often viewed Indian problems through the lens of Britain experience in its first era of rapid industrialization. ब्रिटिशर्स ने इंडिया की जो प्रॉब्लम्स थी उनको अपने ही नज़रिए से देखा, जो उनका एक्सपीरियंस था कि ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ तो बहुत ही तेज़ी से, फर्स्ट एरा जो था वो बहुत तेज़ी से हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन भी और पॉपुलर डेमोक्रेसी भी बहुत तेज़ी से आई. तो उन्होंने इंडिया को भी उसी नज़रिए से देखा और इंडिया पर भी यही चीज़ें अप्लाई करने की कोशिश की. इंडियाज़ कंडीशन वर हाउएवर क्वाइट डिससिमिलर एंड द इमेंस साइज and diversity of India produced divergent policies in different regions at various times. इंडिया ने प्रोड्यूस किया था डाइवर्जेंट पॉलिसीज़ को. इंडिया की जो पॉलिसीज़ थी अलग अलग पॉलिसीज़ थी डिफरेंट रीजन्स में एंड एट वेरियस टाइम्स, इवन वेयर द पॉलिसीज़, यहाँ तक कि जहाँ पर पॉलिसीज़ में हैव बीन सिमिलर, पॉलिसीज़ जहाँ पर सिमिलर थी उनका इम्प्लीमेंटेशन और रिसेप्शंस जो था उनका, यानी जैसे जैसे उनको इम्प्लीमेंट किया गया, यानी जैसे जैसे उनको अप्लाई किया गया उन पॉलिसीज़ को, और उन पॉलिसीज़ को अप्लाई करने के बाद उनका जो इफ़ेक्ट मिला वो दोनों ही पॉलिसीज़ के इफ़ेक्ट और उनके अप्लाई करने पर हमारी जो उम्मीद थी वो दोनों ही कैसे थे, डिफरेंट थे. बहुत वेरिएशंस आए दोनों में. इन इंग्लैंड द एफर्ट्स टू प्लान टाउन्स इफ़ेक्टिवली. इंग्लैंड में टाउन्स को प्लान करने का जो एफर्ट है इफ़ेक्टिवली लैक्ड सफिशिएंट फंडिंग एंड पर्सनल. प्लान टाउन्स इफ़ेक्टिवली लैक्ड सफिशिएंट फंडिंग एंड पर्सनल इन इंडिया. इंडिया में दीज शॉर्ट कमिंग्स वर फार. इंडिया में ये जो शॉर्ट कमिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा गंभीर थी, यानी ये जो प्रॉब्लम्स थी बहुत ज़्यादा थी, यानी फंडिंग का बहुत प्रॉब्लम था. नेवरदलेस ब्रिटिश प्लानिंग बीक्वीथ टू इंडिया एंड्यूरिंग लीगेसीज. और वैसे भी ब्रिटिश की जो प्लानिंग थी इंडिया के लिए वो तो लीगेसीज, पॉजिटिव और नेगेटिव चाहे कुछ भी हो, सिर्फ उन्हें अपना फ़ायदा देखना था. अर्बन आर्किटेक्चर में
इन अर्बन आर्किटेक्चर, फिजिकल प्लानिंग एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म ऑफ गवर्नेंस। अर्बन आर्किटेक्चर में, फिजिकल प्लानिंग में, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म ऑफ गवर्नेंस में, इन सभी जगहों पर, इन सभी फील्ड्स में ब्रिटिशर्स ने अपनी प्लानिंग को इंडिया पर हावी कर दिया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड डी अर्बनाइजेशन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैसे हुआ और डी अर्बनाइजेशन कैसे हुआ वो देखते हैं। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगिन इन इंग्लैंड अराउंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में जब स्टार्ट हुआ, उस टाइम स्टार्ट हुआ जब ब्रिटेन ने कॉलोनाइज, जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब आया, जब ब्रिटेन ने इंडिया को कॉलोनाइज कर दिया, यानी इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया या इंडिया पर कब्जा कर लिया था। इन प्री ब्रिटिश इंडिया टाउन्स ग्रू अराउंड रॉयल कोर्ट्स। प्री ब्रिटिश इंडिया में टाउन्स ग्रू अराउंड रॉयल कोर्ट्स, टाउन्स जो हैं वो रॉयल कोर्ट्स की तरफ जाने लगे। क्राफ्ट सेंटर्स, जंक्शंस ऑफ ट्रेड रूट्स एंड प्लेसेस ऑफ टाउन्स ग्रू अराउंड रॉयल कोर्ट। टाउन्स जो हैं वो रॉयल कोर्ट के आसपास, प्री ब्रिटिश इंडिया में जो टाउन्स थे वो रॉयल कोर्ट के आसपास रहते थे। क्राफ्ट सेंटर्स, जंक्शंस ऑफ ट्रेड रूट्स एंड प्लेसेस ऑफ, ट्रेड रूट्स के जंक्शंस और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड पिलिग्रिमेज, ये सभी टाउन्स के यानी रॉयल कोर्ट्स के आसपास सिचुएटेड थे। टाउन्स बिकम द ट्रेडिंग सेंटर वर मेनली लोकेटेड इन कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया। टाउन्स जो हैं बिकम ट्रेडिंग सेंटर, टाउन्स इस समय ट्रेडिंग सेंटर बन चुके थे एंड वर मेनली लोकेटेड इन द कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया, और मेनली ये लोकेट कर रहे थे कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया में। द ईस्ट इंडिया कंपनी, कोस्टल एरिया यानी वही पेनिनसुलर एरिया जहाँ पर, जैसे ये सदर्न जो पार्ट है इंडिया का, जहाँ पर इंडिया जो है वो तीन जगह से समुद्रों से घिरा हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड गेनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ एरियाज स्पेशली बंगाल आफ्टर एक्वायरिंग दीवानी राइट्स। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो था एरियाज पर वो करना स्टार्ट कर दिया, स्पेशली बंगाल पर, आफ्टर एक्वायरिंग दीवानी राइट्स, दीवानी राइट्स को लेने के बाद। दे ऑल्सो स्टार्टेड एक्वायरिंग इनलैंड टेरिटरीज फ्रॉम लोकल राजाज। उन्होंने इनलैंड टेरिटरीज को भी लेना स्टार्ट किया लोकल राजाज से। नवाब्स एंड मुगल्स वायसराय बाय डिवाइड एंड रूल पॉलिसी एट लार्ज। नवाब, मुगल, वायसराय, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से उन्होंने यानी कि राजाओं वगैरह को, नवाबों को आपस में लड़ाया और डिवाइड कर दिया उनको। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उनकी यही थी कि सभी को आपस में लड़ाओ और खुद राज करो। एट सच दीज ब्रिटिश ट्रेडिंग सेंटर केम टू बी नोन एज फैक्ट्रीज। और तभी वो जो इसी कारण से जो ये ट्रेडिंग सेंटर थे ब्रिटिश के, ये फैक्ट्रीज के नाम से जाने लगे। वेयर द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी वर्क, जहाँ पर कंपनी के जो वर्कर्स थे, ऑफिशियल वर्कर्स जो थे वो काम करते थे। सम ऑफ दीज फैक्ट्रीज आर फोर्टिफाइड टू डिफेंड अगेंस्ट आर्म्ड अटैक ऑफ द राइफल। कुछ फैक्ट्रीज जो थी वो किलों में भी यानी कि फोर्टिफाइड भी की गई थी, किलों में भी चलाई गई थी। किस लिए? जिससे कि राइवल से अगर दुश्मन कभी अटैक कर दे तो उसका जवाब दिया जा सके या उससे रक्षा की जा सके। ये देखिए, ये ब्रिटिश फैक्ट्री है, मतलब राजा महाराजाओं के महलों में ही इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। किले जो होते थे, फोर्ट जो होते थे, इन्होंने अपनी जो फैक्ट्रीज थी उनको यहीं पर इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था। द ब्रिटिश फैक्ट्रीज सक्सेसफुली कम्पीटेड विद दियर राइवल्स एज दे ग्रू इन साइज एंड नंबर। ब्रिटिश फैक्ट्रीज जो हैं वो सक्सेसफुली कम्पीट कर रही थी अपने राइवल्स से, जैसे कि वो साइज़ और नंबर में बहुत ज़्यादा बड़ी थी, क्योंकि उनके राइवल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, यानी कि इकोनॉमिकली राइवल देखें या फिर इन जो बिजनेस उनका था उसके अकॉर्डिंग अगर राइवल देखें तो बहुत ज़्यादा थे। इन द लेट 18th century, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास रोज इन इम्पोर्टेंस एंड बिकेम द हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिटिश। लेट 18th century में कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास जो थे उसकी इम्पोर्टेंस एंड बिकेम द हेडक्वार्टर, उसकी इम्पोर्टेंस और हेडक्वार्टर बने वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव जोन के। इनकी इम्पोर्टेंस, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास की इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी 18th century में, क्योंकि ये क्या थे, ये हार्बर बन चुके थे, यानी कि कोस्टल एरियाज थे और यहाँ से ही क्या हो रहा था, यानी कि यहीं से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया जाता था। बिकेम द हेडक्वार्टर, और इनकी इम्पोर्टेंस बन गई और ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव जोन के हेडक्वार्टर्स बन गए, बिकॉज
ऑफ द मेजर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेजर जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है वो यहीं की जाती थी, स्टार्टेड टू बी कॉल्ड एज प्रेसिडेंसी सिटीज़, और इनका नाम रखा गया प्रेसिडेंसी सिटीज़। प्रेसिडेंसी सिटीज़ कौन कौन सी थी? मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा। एट द सेम टाइम अ होस्ट ऑफ स्मॉलर ट्रेडिंग सेंटर, उसी समय पर एक स्मॉलर ट्रेडिंग सेंटर जो हैं पोर्ट्स एंड कुड नॉट सर्वाइव, जो छोटे छोटे स्मॉलर ट्रेडिंग सेंटर थे, जो छोटे छोटे सेंटर्स थे, ट्रेडिंग सेंटर्स, पोर्ट्स जो थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए। व्हेन द फ्लो ऑफ ट्रेड मूव्ड टू न्यू सेंटर, जब फ्लो ऑफ ट्रेड जो था वो नए सेंटर्स पर जाने लगा, क्योंकि मद्रास, बॉम्बे, कैलकाटा जो थे वो नए सेंटर थे, क्योंकि इससे पहले सूरत में ट्रेडिंग सेंटर जो था इस समय सूरत में, इससे पहले सूरत में इस्टेब्लिश था, और सूरत का जो कोस्टल एरिया था वो बिल्कुल बंद हो चुका था। द फैक्ट्रीज एंड देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स, फैक्ट्रीज और उनके इमीडिएट सराउंडिंग नोन एज द वाइट टाउन, वाइट टाउन के नाम से जाने जाते थे, रिप्रेजेंटेड द एक्चुअल एंड सिम्बॉलिक preeminence of the British in form of their political power, represented the actual and symbolic preeminence of the British in the form of their political power, अपने पॉलिटिकल पावर की फॉर्म्स को बनाए रखने के लिए, एज वेल एज देयर कल्चरल वैल्यूज़, ऐसे ही उनके कल्चरल वैल्यूज़ जो थे एंड सोशल प्रैक्टिसेस, और उनकी सोशल प्रैक्टिसेस, इन सभी को भी बनाए रखने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया। मीनवाइल देयर इंडियन कोलैबोरेशंस, और उनके जो इंडियन कोलैबोरेशंस थे उन्हें ब्लैक टाउन्स नाम दिया गया, और उन्हें फैक्ट्रीज से कुछ दूरी पर इस्टेब्लिश कर दिया गया, यानी कि ब्लैक टाउन्स जहाँ पर इंडियन रहते थे तो उन्हें ब्लैक टाउन कहा गया, और जहाँ पर ब्रिटिशर्स रहते थे उन्हें वाइट टाउन्स कहा गया। और वाइट टाउन्स को तो कल्चरल जो कि उनके आसपास वाले एरियाज़ में रखा गया जहाँ पर फैक्ट्रीज थी, और ब्रिटिशर्स को यानी ब्लैक टाउन्स को उन्होंने कहीं दूर, कुछ किलोमीटर दूर बसा दिया। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टेक प्लेस इन इंडिया एज द ब्रिटिश हैड द एडवांटेज ऑफ सुपीरियर टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब इंडिया में हुआ, एज द ब्रिटिश हैड द एडवांटेज, जैसे कि ब्रिटिश जो हैं उनको एडवांटेज मिला ऑफ द सुपीरियर टेक्नोलॉजी, एंड दे वर एबल टू मास प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स एट द चीपर कॉस्ट। ब्रिटिश ने इनकी सुपीरियर टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया कि वो मास प्रोडक्शन करने में और बहुत सारा प्रोडक्शन करने में बहुत ही तैयार थे, उसके लिए बहुत योग्य थे, यानी कि एक साथ बहुत सारा प्रोडक्शन कर सकते थे, वो भी कम कॉस्ट में। मैनिपुलेशन ऑफ कस्टम ड्यूटीज़ इन इंडिया हेल्प्ड इंग्लैंड टू एक्सप्लॉइट द एक्सपोर्ट मार्केट फर्दर टू हर एडवांटेज। मैनिपुलेशन जो था कस्टम ड्यूटीज़ का इंडिया में, उसने बहुत हेल्प किया इंग्लैंड को टू एक्सप्लॉइट द एक्सपोर्ट मार्केट, एक्सपोर्ट मार्केट जो था इंडिया का उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए, फर्दर टू हर एडवांटेज, उसके एडवांटेज के लिए कि भाई अब हमें क्या करना है, इससे ही सारा का सारा जो मटेरियल है वो लेना है और यहाँ से हमें एक्सपोर्ट करना है। इंडिया वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ मेजर प्रोड्यूसर, इंडिया को रिड्यूस कर दिया गया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ अ मेजर प्रोड्यूसर, एक मेजर प्रोड्यूसर की पोजीशन से और एक्सपोर्टर की पोजीशन से, क्योंकि 18th सेंचुरी तक इंडिया मेजर एक्सपोर्टर था कॉटन का, लेकिन अब इंडिया जो था वो एक्सपोर्टर नहीं रहा था और उसकी जो काफ़ी अच्छी जो पोजीशन थी उसको ख़राब कर दिया गया। टिल 18th सेंचुरी तक इंडिया की जो पोजीशन थी ट्रेडिंग सेंटर्स में बहुत अच्छी मानी जाती थी, लेकिन अब 18th सेंचुरी के बाद जब ब्रिटिशर्स ने इसको ऑक्यूपाई किया तो ब्रिटिशर्स ने इसकी जो भी खासियतें थी, जो भी इसके अंदर बेनिफिशियल जो चीज़ें थी, उन सभी चीज़ों को इसने क्या किया, उन सभी चीज़ों को इन्होंने स्टार्ट कर दिया क्या करना, मैनिपुलेट करना और अपने फ़ायदे के लिए उन्हें यूज़ करना। इन दैट ऑफ द इम्पोर्टर ऑफ टेक्सटाइल फ्रॉम इंग्लैंड इन द 19th सेंचुरी, यहाँ तक कि 19th सेंचुरी में 18th सेंचुरी में जहाँ पर इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हुआ करता था, वहीं 19th सेंचुरी में इंडिया को सबसे बड़ा इम्पोर्टर बना दिया गया। हैंस देयर वॉज स्टेगनेशन ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़, यहाँ तक कि डिस्ट्रक्शन ऑफ बहुत सारी ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज़ थी, जैसे आर्टिशंस वगैरह जो थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वगैरह या कल्टीवेशन वगैरह, इन सभी को कर दिया गया था, सबको ख़त्म कर दिया गया था। एंड लीडिंग टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इंडिया में धीरे धीरे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन
होने लगा, यानी कि जो भी इंडस्ट्रीज़ चल रही थी वो सिर्फ वही इंडस्ट्रीज़ थी, या जो भी वहाँ पर कल्टीवेट हो रहा था वो भी सिर्फ वही इंडस्ट्रीज़ या वही एग्रीकल्चर थी जो किसके फ़ायदे की थी, जो कि सिर्फ किसके फ़ायदे की थी, ओनली ब्रिटिशर्स के फ़ायदे की थी। तो इसीलिए इंडिया को क्या कर दिया गया, डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया गया। यहाँ तक हमें इतना समझ में आया कि जो कॉलोनियलिज्म है इंडिया का, वो इंडिया के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। इंडिया का कॉलोनियलिज्म उसे एक्सपोर्टर से लेकर और इम्पोर्टर तक की पोजीशन तक ले आया। नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट, आगे क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।